चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। क्या पढ़ रहे थे अपन? जल निकास पढ़ रहे थे, है ना? जल निकास की विधियां अपन ने पढ़ी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। एक मिनट, है ना? चलो, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? जल निकास की विधियां अपन ने पढ़ी। अब अपने को एक चीज देखना है। जैसे कोई पूछे कि आपसे जल भराव के लिए संवेदनशील फसलें, संवेदनशील किसको कहेंगे हम? जिनमें ज्यादा नुकसान होता है, उनको क्या कहेंगे अपन? संवेदनशील फसलें, है ना? तो ऐसी फसलें कौन कौन सी बताओ? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, है ना? और दलहनी तिलहनी दोनों में ही समस्या रहती है। इसके अलावा पपीता, कपास, ये भी बहुत ज्यादा जल भराव से खराब होती है। पपीता, कपास, आलू, इन सभी खेतों में पानी नहीं भरना चाहिए। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि जल भराव के लिए प्रतिरोधी फसलें कौन कौन सी है, तो प्रतिरोधी फसलों में अपन क्या लिख देंगे? धान और जूट, है ना? गन्ना नहीं लिखेंगे, धान और जूट लिखें। प्रतिरोधी का मतलब खेत में पानी भरा भी रहे एक हफ्ते दो हफ्ते तो भी कोई नुकसान नहीं होता। तो खास करके क्या आएगी? धान और जूट। हाँ, अधिक जल मांग पूछे तो गन्ना लगा सकते हैं, और उसको ना तो संवेदनशील में काउंट करते, ना ही प्रतिरोधी। लिख लो।
चले आगे। अब देखो कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे रहते हैं, जैसे अपन ने लिखा कि दो नालियों के बीच की दूरी, है ना, बलुई दोमट मृदा में कितनी रखेंगे, 40 से 50 मीटर दूर, और चिकनी मृदा में कितनी रखेंगे, 20 से 25 मीटर दूर। लिखा कि नहीं लिखा है बताओ, लिख लो। जल निकास की दो नालियों के बीच दूरी, जल निकास की दो नालियों के बीच दूरी। बलुई दोमट मृदाओं में 40 से 50 मीटर, एवं चिकनी मृदाओं में 20 से 25 मीटर। बलुई दोमट मृदाओं में 40 से 50 मीटर और चिकनी मृदाओं में 20 से 25 मीटर रखी जाती। लिख लिया बेटा, लिखो, वेरी गुड। अब एक होता है जल निकास गुणांक, लिख लो हेडिंग, जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक किसी क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से 24 घंटे में किसी क्षेत्र से 24 घंटे में 1 क्यूमेक की गति से 1 क्यूमेक की गति से निकलने वाले जल की मात्रा। क्या कहलाती है, जल निकास गुणांक कहलाती। कोष्टक में लिखना 1.157 लीटर प्रति सेकंड, 1.157 लीटर प्रति सेकंड। याद रहेगा। चलो अब आगे। अब अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ, सिंचाई जल की गुणवत्ता। क्या लिखा हुआ है बेटा, सिंचाई जल की गुणवत्ता। अब उस नोट्स में अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में 3 4 5 8 बना रखे हैं, जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं। अपन वो पढ़ाई करो जो याद रहे अपने साल भर तक, जो अपने काम में आए, है ना। लिखवाने में तो मैं चारों चारों पांचों चार्ट 6 चार्ट सब लिखवा दूंगा, पर उससे फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर पिछले पेपर अपन देखें सुपरवाइजर, मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, एक, एक भी प्रश्न नहीं आया, फिर अपन यूं ही परेशान हो रहे, है ना। तो इन चीजों पे अपने ध्यान देना है कि जो नहीं आया उस पर ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो आया है उसको पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर अपने को देखना है सिंचाई जल की गुणवत्ता। अब इसको ज्ञात करने की 3 4 विधियां हैं। पहले देखते हैं अपन, जैसे मान लो
विद्युत चालकता। विद्युत चालकता किसको कहते हैं हम लोग? कोई पानी सिंचाई करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। जैसे पीने के पानी की गुणवत्ता अच्छी रहती है, वैसे ही सिंचाई के पानी की गुणवत्ता भी अच्छी होना चाहिए कि खराब होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए। तो उसको कैसे अपन चेक करेंगे? तो हम देखेंगे कि अगर किसी पानी में लवण की सांद्रता, नमक की मात्रा ज्यादा है, तो उसकी विद्युत चालकता भी ज्यादा रहती है। अगर नमक की मात्रा कम हो जाएगी तो विद्युत चालकता भी कम हो जाएगी। अब इसको मापते काय से? ईसी मीटर से। क्योंकि विद्युत चालकता को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और शॉर्टकट में क्या लिखेंगे इसको? ईसी। तो इसका मापन कैसे करेंगे? ईसी मीटर से। और अगर कोई पूछे कि विद्युत चालकता की इकाई बताइए, तो इसकी इकाई है डेसी साइमंस पर मीटर स्क्वायर, है ना? या पर मीटर स्क्वायर नहीं भी लगाए तो भी चल जाएगा, ठीक है? तो इकाई हो गई डेसी साइमंस पर मीटर। अब सिंचाई के लिए उपयुक्त जल की ईसी जो है वो आपकी 1.5 से कम होना चाहिए। तो पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है। अगर इससे ज्यादा हो गई तो इसका मतलब सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। चाहे वो 1.5 से 3, 3 से 5, 5 से 10 या 10 से ज्यादा चली जाए, पर कुल मिला के 1.5 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। दूसरा गुण अपन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध तो सिंचाई में अपन देख रहे थे ना। यहाँ पे अपन देखेंगे बोरोन की सांद्रता। तो बोरोन अच्छा माना जाता है कि खराब माना जाता है? खराब माना जाता है ना? बोरोन की सांद्रता 3 ppm से कम होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? अगर किसी पानी में बोरोन की सांद्रता 3 ppm से ज्यादा है, इसका अर्थ यह है कि वो पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन तीसरा नंबर देखते हैं। यह है SAR, सोडियम अधिशोषण अनुपात। ये तो पहले भी पढ़ा होगा तुमने। हाँ, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। इसका सूत्र भी आता है ना, SAR बराबर, यहां क्या लिख देंगे? सोडियम आयन बटे में क्या लिखेंगे? अंडर रूट कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन बटे 2। अब ये SAR की वैल्यू हमेशा 10 से कम होना चाहिए। कोई आपसे पूछे सिंचाई के लिए उपयुक्त जल में सोडियम अवशोषण अनुपात या सोडियम अधिशोषण अनुपात किससे कम होना चाहिए? 10 से कम होना चाहिए। और एक होता है RSC, है ना? तो ये तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इधर अपन क्या लिखेंगे? कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? और बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट में 2 माइनस आते हैं और बाई कार्बोनेट में 1 माइनस। इधर लिखेंगे कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। कैल्शियम में 2 प्लस, मैग्नीशियम में भी 2 प्लस। और पहले को दूसरे में से क्या कर देंगे अपन? घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास? देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ ऐसा सेम टू सेम, RSC। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में से कैल्शियम मैग्नीशियम को घटा देंगे, मिलेगा तुमको आज। लिखेगा? चलो, तो ऐसे 4 तरीके से हम सिंचाई जल की गुणवत्ता को मुख्य रूप से माप सकते हैं। हालांकि इसमें से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, पर फिर भी एज ए स्टूडेंट थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी अपने को होना चाहिए। लिख लो।
है? जासूस का काम नहीं करते हो? चलो। चले आगे बेटा, लिख लिया क्या? तो इस टॉपिक को और लंबा नहीं खींचेंगे अपन, ठीक है? क्यों नहीं खींचेंगे? हाँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आते। अब अगला टॉपिक अपन शुरू करेंगे, शुष्क खेती। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे बेटा? शुष्क खेती को क्या कहते हैं? ड्राई फार्मिंग। ऐसे स्थान जहां 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कहलाती है। अब देखो, यहां पर अपने को एक चीज समझना, वर्षा के आधार पर क्षेत्रों को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कोई आपसे पूछे रेगिस्तान किसको कहा जाएगा, तो वह स्थान जहां 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। कितनी होती है? 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा जिस स्थान पर होती है उसको क्या कहेंगे हम? रेगिस्तान। ठीक है। अच्छा, मान लो कि कहीं 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश हो रही, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? 250 से लेके 500 मिलीमीटर बारिश जहां होती है, उन इलाकों को क्या कहा जाता है? शुष्क क्षेत्र। और अर्ध शुष्क क्षेत्र किसको कहेंगे? जहां 500 से 750 मिलीमीटर बारिश होती है। और इन तीनों ही क्षेत्रों में जो खेती होगी वो क्या कहलाएगी? शुष्क खेती। तो मुख्य रूप से रेगिस्तान में तो कौन खेती करने जाएगा, इसलिए लिखा रहता है कि शुष्क खेती मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि यहां तो करना ही मुश्किल है। समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे एक बात बताओ, शुष्क खेती, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अरे है कि नहीं है? शुष्क खेती में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का प्रबंधन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई उपाय तो है नहीं, बारिश तो कम हो रही है। तो अपन यहाँ दो चीजें देखेंगे, एक तो शुष्क खेती की प्रमुख समस्याएं क्या है, और दूसरा शुष्क खेती का प्रबंधन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर है मामला? चलो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं शुष्क खेती की प्रमुख समस्याएं, या शुष्क खेती के गुण भी तो लिख सकते हैं अपन, है ना? सबसे पहला गुण है कम वर्षा। अनियमित मानसून। अनियमित मानसून का क्या मतलब है? या तो समय से पहले मानसून आ रहा है, या तो समय निकल जाने के बाद, या तो एक बारिश जुलाई में हो गई और एक फिर सितंबर एंड में हुई, बीच में ही छोड़ दिया माम, इसको कहते हैं अनियमित मानसून। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कम बारिश हो रही है ना, तो पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? तो कम वनस्पति। अब वनस्पति कम होने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? ओएम लिखूं कि कार्बनिक पदार्थ लिखूं? तुम समझोगे नहीं यार, फिर बाद में पूछोगे। हाँ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती। अब देखो, मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो गई है, तो मृदा का ऊपरी ताप नियंत्रित रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो अनियंत्रित ताप रह जाएगा। अनियंत्रित ताप किसको कहते हैं बताओ? कि ठंड में तो बहुत ज्यादा ठंडी मृदा हो जाएगी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म मृदा हो जाएगी, इसको कहते हैं अनियंत्रित तापमान, है ना? नहीं समझे? जैसे जैसलमेर में
ठंड के मौसम में तो भेरू बन जाता है आदमी, और गर्मी के मौसम में महाभेरू बन जाता है, क्योंकि वहां पानी की कमी है ना। तो मृदा का ताप कैसा हो जाएगा? अनियंत्रित। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी कि कमी हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो मृदा उर्वरता ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? और उर्वरता कम रहेगी तो उत्पादन कम होगा, और फसलों की गुणवत्ता भी कम रहेगी, है ना। धान और जूट की फसल उगा सकते हैं क्या? नहीं उगा सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी तो गिर नहीं रहा है शुष्क खेती में, तो मृदा क्षरण कौन सा होगा? हाँ, मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा? वायु द्वारा मृदा क्षरण की प्रमुख समस्या पाई जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी नहीं गिर रहा है तो लवणों का निक्षालन हो रहा है क्या? तो मृदाएं कैसी हो जाएगी? लवणीय क्षारीय मृदा। कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान। ठीक है। आय अधिक होगी कि कम होगी? कम होगी। उत्पादन भी कम होगा, संसाधनों की भी कमी होगी, और कुल मिला के इलाका गरीब जैसा दिखाई देगा, है ना। ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो संसाधन भी कम होंगे और आय भी कम होगी। अब ये प्रमुख समस्याएं हैं अपने शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ गर्म इलाकों में ही शुष्क खेती हो रही है। लेह लद्दाख, वहां भी कम बारिश होती है, वहां ठंडा इलाका है, फिर भी शुष्क खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि शुष्क खेती का संबंध वर्षा से है। तो हम ड्राई फार्मिंग की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? वह स्थान जहां 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? शुष्क खेती कहलाती है। और शुष्क खेती में कभी भी भरपूर उत्पादन प्राप्त नहीं होता है, ये किसानों की एक मजबूरी है। अरे मजबूरी है क्या? नहीं है। अब अधिकतर शुष्क खेती वाले इलाकों में किसान केवल एक ही फसल उगाता है, इस स्थिति को कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। क्या कहते हैं बेटा? मोनोक्रॉपिंग मतलब एक वर्ष में एक ही फसल उगाना, और वो फसल कौन से मौसम की रहती है? ज्यादातर खरीफ के मौसम की या बारिश के सीजन की, है ना। तो मोनोक्रॉपिंग जो है शुष्क खेती की एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। ठीक है। जो भी कम जल मांग वाली फसलें, जैसे दलहन फसलें, तिलहन फसलें, ये फसलें जो है उत्पादन भी कम देती है और इनसे आय भी कम ही होती है। मतलब शुष्क खेती वाले इलाकों में किसान का अमीर होना ज्यादा मुश्किल काम है, किसकी तुलना में? जहां ज्यादा बारिश होती है वहां की तुलना में। अब प्रश्न आता है कि शुष्क खेती का प्रबंधन कैसे किया जाए? तो प्रबंधन में अपन तीन चीजें देखते हैं। एक फसल का प्रबंधन, दूसरा नमी का प्रबंधन, और तीसरा वाष्पोत्सर्जन को कम करना। कितने प्रबंधन देख रहे हैं बेटा अपन? तीन। पहला फसल प्रबंधन, दूसरा नमी प्रबंधन। नमी प्रबंधन में भी दो चीजें देखेंगे, एक तो मल्चिंग और दूसरा हम देखेंगे वाटर शेड, है ना। और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के चार उपाय देखेंगे। तो उसके पहले अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलो हेडिंग लिखो, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग। मैं ऐसे पढ़ाता हूं जो समझ में आ जाता है तुम्हारे। वेरी गुड। क्या दो दो बार बोलूं एक एक चीज को? हाँ नहीं, ज्यादातर टीचर दो दो बार बोलते हैं। क्या लिखा है देखो? समस्याएं। क्या लिखा है? समस्याएं। नीचे क्या लिखा है? प्रबंधन। तो समस्या अगर होगी तो क्या करा देंगे? प्रबंधन। प्रबंधन कब करेंगे? जब समस्या होगी। ऐसे ही तो चलता रहता है ना कार्यक्रम, है। मैं तो कंफ्यूज ही हो जाऊं, मैं तो कहूँ मार साहब एक बार में समझा दो क्या सिस्टम है। सब लोगों का अलग अलग सिस्टम। वही सोचते हैं कि बच्चों को याद हो जाएगा, बच्चे याद नहीं हो जाएगा, उनकी जो एनर्जी है वो गलत दिशा में लग जाती। जैसे मान लो अपन ने पढ़ लिया रेगिस्तान 250, शुष्क 250 से 500, और अर्ध शुष्क 500 से 750। अब कोई आदमी इसको 10-12 बार बोलवा, मेरा दिमाग तो दही हो जाए उसका, कि बताओ बेटा शुष्क में कितनी होगी? 250 से 500, और रेगिस्तान 250 से, और अर्ध शुष्क। पता नहीं तुम्हारा क्या गणित है।
बच्चे खुश रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलना रहता है बस। तुम बोलो मैं ही बुलवा देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। और मैं जानता हूं तुम सब आरएएस अधिकारी हो। हाँ। इसमें कल है ना, ये चेंज करवा देना है ना, ड्राई फार्मिंग डलवा देना टॉपिक में। टॉपिक चेंज नहीं होता, फिर ऑनलाइन वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि सर को समझ में ही नहीं आता। उनको ये थोड़ी पता सर थोड़ी डालते टॉपिक। उसके लिए भी आदमी रख रखा रॉयल ने। है। ये ऐसे ही है, थर्ड बेच वाले सुमड़े हैं थोड़े से। हाँ, सेकंड बेच वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, अभी सब के सब अधिकारी बनेंगे। आईएएस वाईएएस बन जाएंगे। एक दूसरे की बुराई करने में कितना मजा आता है। हम्म। चलो, अब ये बोल बोल के लिखोगे ऐसे ही लिखोगे जो समझ में। ऐसे ज्यादा समझ में आता है। नहीं दे सकता बेटा, 12th एग्रीकल्चर वाला आदमी सुपरवाइजर के अलावा कुछ नहीं दे सकता। मत चिंता कर तू। वो एओ का ही दे रहा है डायरेक्ट। एओ के लिए एमएससी करना पड़ती। जीवट राम प्रजापत। हरिओम। क्या करूं? मोनोक्रॉपिंग क्या है, मैं लिखवा दूं अभी, इतना तो लिख, फिर नीचे नोट डाल के लिख लेंगे। चलो चले आगे। अब अपने को लिखना मोनोक्रॉपिंग, लिखो। मोनोक्रॉपिंग। जब कोई किसान अपने खेत में जब कोई किसान अपने खेत में संपूर्ण वर्ष में केवल एक ही फसल लगा पाता है। संपूर्ण वर्ष में केवल एक ही फसल लगा पाता है। कोष्टक में लिखना मुख्यतः खरीफ।
कोष्टक बंद, तब इसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, है ना। नीचे एक स्टार लगा के लिखो डबल क्रॉपिंग। इसमें क्या लिखेंगे? एक वर्ष में दो फसलें, एक वर्ष में दो फसलें। तीसरा ट्रिपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। तीसरा लिखो मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। कोष्टक में लिखना बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग। कोष्टक में क्या लिखेंगे? बहुफसली खेती। एक वर्ष में दो से अधिक फसलें लगाना, मल्टीपल क्रॉपिंग। कोष्टक में बहुफसली खेती, एक वर्ष में दो से अधिक फसलें लगाना। ठीक है, वेरी गुड। चलो चले आगे। चलो अब लिखो शुष्क खेती में फसलों का प्रबंधन, या शुष्क खेती में खेती का प्रबंधन। फसलों का नहीं लिखे, खेती का प्रबंधन। देखो कितने प्रकार हो गए अपने पास? तीन। कौन कौन से? फसल प्रबंधन, नमी प्रबंधन और वाष्पोत्सर्जन को कम करना। ऐसा थोड़ी बनाना तुमको चार्ट वगैरह, क्या बनाओगे? ऐसे बना लोगे तो क्लियर ही हो जाएगा कि इतना बड़ा चैप्टर है अपना। बना लो, फिर एक एक करके लिख देंगे। फसल प्रबंधन, नमी प्रबंधन और वाष्पोत्सर्जन को कम करना। फसल प्रबंधन, नमी प्रबंधन और वाष्पोत्सर्जन को कम करना। क्लियर? चलो अब पहला प्रबंधन कौन सा पढ़ेंगे अपन बेटा? फसल प्रबंधन। देखो शुष्क खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे पास? पानी की कमी है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम जल मांग वाली, पहले तो यहां लिख देता हूं मैं, फसलों का चयन। और चयन करने में क्या ध्यान रखेंगे अपन? कम जल मांग वाली फसल होना चाहिए, गहरी जड़ वाली फसल होना चाहिए और कम अवधि वाली फसल होना चाहिए। इसमें कुछ समझाऊं कि नहीं समझाऊं? समझे कि समझाऊं? अरे कुछ फसलों की बेसिकली जल मांग कम होती है, कुछ की ज्यादा हो। जैसे गन्ने की ज्यादा है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में लगा दो, किसी भी मौसम में लगा दो, ज्यादा है तो ज्यादा है। तो ऐसे ही अपने को कौन सी ढूंढना है? कम जल मांग, है ना। जैसे दलहनी और तिलहनी फसलें कम जल मांग वाली होती। दूसरा अपने को देखना है कि जड़ें कैसी होना चाहिए? गहरी जड़ वाली फसलें होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? कि जो उतली जड़ वाली फसल है उनमें बार बार सिंचाई करना पड़ती है। एक बार समझाया था मैंने तुमको कि जड़ों की गहराई कम रहेगी तो बार बार सिंचाई करना पड़ेगी। इसलिए गहरी जड़ वाली फसलें नीचे वाली परत से भी पानी को खींच लेती। और तीसरा कम अवधि, एक ही फसल की अगर दो तरह की किस्म ली, जल्दी पकने वाली और देर से पकने वाली, तो किसको ज्यादा पानी लगेगा? देर से पकने वाले। अब देखो यहां पर अपने को देखना है कम जल मांग वाली खेती या फसलें कौन कौन सी।
कौन कौन सी बताओ? मोठ, गवार, चंवला, हाँ, बाजरा, ज्वार, हाँ, इन सबको क्या माना जाता है? शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल माना जाता है। दलहन और तिलहन, है ना। अब दलहन में सब आ गई है ना। तो ये सब कम जल मांग वाली फसलें हैं जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है। अब ये प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है क्या कि निम्न में से कौन सी फसल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है? तो यहां से देखते जाना, मोठ है, ग्वार है, चवला है, बाजरा है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुपयुक्त किसको कहेंगे बेटा? जिसकी जलमांग ज्यादा हो, जैसे धान और गन्ना और जूट, है ना। तो ये फसलें क्या मानी जाती है? अनुपयुक्त मानी जाती है, जिनकी जलमांग ज्यादा होती है। वैसे तो शुष्क खेती में लगभग सभी फसलें उगा लेते हैं, लगभग सभी फसलें, गेहूं भी उगाते हैं, सोयाबीन भी उगाते हैं, मक्का ज्वार भी उगाते हैं। फिर भी स्पेशल उपयुक्त पूछे तो ये लगाना है और नहीं पूछे तो नहीं लगाना। तो फसलों की जलमांग कैसी होना चाहिए? दूसरा, बीज दर हमेशा अधिक रखते हैं। कितनी अधिक रखते हैं? आपकी 12th की आरबीएससी की बुक में क्या लिखा हुआ है? 10 से 15% बीज दर अधिक रखते हैं। पर बाकी की किताबों में क्या लिखा है? 20 से 25% अधिक। तो अगर 10 से 15 नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो फिर कहां चले जाएंगे अपन? 20 से 25 पे चले जाएंगे, है ना। पर चूंकि सुपरवाइजर परीक्षा 12th बेस है, इसलिए अपन यहाँ पर किसको ज्यादा सही मानेंगे? 10 से 15। वैसे 12वीं की किताब में बीज दर को बढ़ा के लिखा हुआ है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम रखेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों रखेंगे प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम? क्योंकि अगर हमने 1 हेक्टेयर में ज्यादा पौधे लगा दिए तो पौधे पास पास हो जाएंगे और वो पानी को जल्दी जल्दी उड़ा देंगे। अगर हमने पौधों को दूर दूर कर दिया तो फिर पौधों की संख्या तो कम हो जाएगी, पर उनकी जलमांग भी कम हो जाएगी। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? R/P को बढ़ा देते हैं, पौधों से पौधे और कतार से कतार की दूरी को क्या कर देते हैं हम लोग? बढ़ा देते हैं। R/P को बढ़ा दिया। क्लियर है मामला? अब एक और काम अपने करना है, बुआई से पहले पानी में डुबा के रखना। तो बुआई से पहले कितने घंटे के लिए? 8 से 10 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 8 से 10 घंटे के लिए बीजों को पानी में डुबाना। इससे क्या फायदा है मुझे बताओ? हाँ, देखो, जब भी हम बुआई करते हैं तो उसके बाद हमको तुरंत सिंचाई करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? सिंचाई करना पड़ती है, ताकि वो जो बीज है वो जल को अवशोषित करे और फिर अंकुरण हो जाए। अगर हम सिंचाई करते हैं 1 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर, तो 5 लाख लीटर पानी चाहिए। यहाँ 200 लीटर 300 लीटर पानी में वही काम हो रहा है। बीजों को ही डुबा दो डायरेक्ट, वो जल अवशोषित कर लेंगे। तो बुआई के बाद पहली सिंचाई जल्दी नहीं देना पड़ेगी, तो इससे फायदा हो जाए। अंकुरण के लिए अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का मामला? पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? या तो बूंद बूंद विधि से करेंगे, या तो फिर फव्वारा विधि। अगर बूंद बूंद ऑप्शन में मिल जाए तो बूंद बूंद लगा देना, नहीं मिले तो फिर क्या लगाएंगे? इससे क्या फायदा है? इससे दो फायदे हैं। एक तो पानी सीधे जड़ क्षेत्र में जाएगा, पानी की बर्बादी नहीं आएगी। दूसरा, खरपतवार उगेंगे ही नहीं, है ना। तो बूंद बूंद विधि से सिंचाई करना चाहिए। अच्छा, भू परिष्करण कम करना चाहिए, है ना। उथली जुताई करना चाहिए। कैसी करना चाहिए? उथली जुताई। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय खेत में फसल नहीं होती, तो जितना पानी गिरेगा सब संरक्षित हो जाएगा। पर एक बार पानी आ गया मिट्टी में और फिर अगर बार बार जुताई करेंगे तो खेल खराब हो जाएगा, है ना। उथली जुताई करना। खरपतवार नियंत्रण भी करना तो रसायन से कर लेंगे, बार बार हल चलाने की या रोटावेटर कल्टीवेटर हैरो हो नहीं चलाना। ठीक है। फिर खरपतवार नियंत्रण हो गया अपना। उर्वरक,
तो उर्वरक की मात्रा जो है वो आधी देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा सामान्य से आधी। आधी का मतलब क्या है? 50%। 100 की जगह 50 किलो यूरिया देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जब हम मृदा में उर्वरक डालते हैं, मृदा में एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भारत में प्रयोग होने वाले लगभग सभी उर्वरक जल में घुलनशील है। तो उर्वरक के बाद सिंचाई अनिवार्य है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए पानी बचाने के लिए उर्वरक की मात्रा कितनी देंगे? आधी देंगे। अब यहाँ हमको देखना है कि इसमें नाइट्रोजन के लिए तो हम लोग पर्णीय छिड़काव कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? पर्णीय छिड़काव हमेशा शाम को करना चाहिए। कब करना चाहिए? शाम को। अब आपको नाइट्रोजन के लिए कोई पूछे, तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं यूरिया के घोल का, तो 2 से 3% यूरिया दे देते हैं। कितना दे देते हैं? पर इसमें बायोरेट की मात्रा कितनी होना चाहिए? 0.25% से अधिक क्या नहीं होना चाहिए? बायोरेट नहीं होना चाहिए। सारी बातें एक साथ समझ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? देखो, उर्वरक की मात्रा कितनी दे रहे हैं अपन? आधी दे रहे हैं, 50%, है ना। उर्वरक का पर्णी छिड़काव करना, पर पर्णी छिड़काव किसका करेंगे? नाइट्रोजन और फास्फोरस का। खास करके यूरिया से देते हैं, और यूरिया की सांद्रता 2 से 3, मतलब 100 लीटर पानी में कितना यूरिया डालना है? 2 से 3 किलो। पर उसमें देखना है कि उस पानी में बायोरेट की मात्रा 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी फास्फोरस और पोटेशियम बुआई के समय हल तल में देना चाहिए, है ना। या इसको बेसल डोज भी कह सकते हैं हम लोग। बुआई के समय उर्वरक को क्या कहते हैं? बेसल, मृदा में दे देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं फास्फोरस घोल के छिड़काव कर दिया, बोले सर ने कहा पढ़नी छिड़काव करना चाहिए, है ना। जैविक खाद। जैविक खाद समझते हो? गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। 3 वर्ष में एक बार। 3 वर्ष में एक बार। केवल मात्र और मात्र 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। अच्छा, जैविक खाद कम क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर? जब भी अनउर्वर मृदाओं में जीवांश पदार्थ दिया जाता है तो उसकी जलमांग बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जीवांश पदार्थों के विघटन के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एक्टिनोमाइसीटीज करते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा गोबर डालने से क्या होगा कि फसल के अंदर का पानी खींच लेगी, मृदा का सारा पानी विघटन में, विच्छेदन में ही चला जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए 3 वर्ष में एक बार गोबर की खाद डालना चाहिए। किस मात्रा में डालना चाहिए? हाँ, और यहाँ इसके बाद अपन नोट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अन उर्वर मृदाओं में जीवांश पदार्थ डालने पर, जीवांश पदार्थ समझ जाओगे तुम, वही ये कार्बनिक पदार्थ, जल मांग तेजी से बढ़ती है। इतना समझ में आया? क्या क्या समझ में आ गया अभी तक? बुआई, फसल का चयन कैसे करना है, बुआई कैसे करना है, बीजों को पानी में गलाना है, बीज दर अधिक रखना है, पौधों की संख्या कम रखना है, सिंचाई के लिए बूंद बूंद विधि अपनाना है ना। नाइट्रोजन को पर्णी छिड़काव से देना है, उर्वरकों की मात्रा आधी रखना है, और पीके को बेसल डोज में दे देना है। साथ ही साथ जीवांश पदार्थ को 3 वर्ष से एक बार। बस, और क्या, और क्या कर सकते हैं बताओ? है, मल्चिंग तो उधर आ ही जाएगा, है ना। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी कर सकते हैं अपन चाहें तो। इससे क्या फायदा है? पानी आएगा नहीं अपने पास। इसके अलावा और आगे चलते हैं। अब अपन कर रहे हैं नमी संरक्षण। पहले लिखना चाहोगे क्या? हाँ, चलो लिख लो। नहीं तो मैं तो चैप्टर ही खत्म कर दूं आज ही, मेरा बस चले। मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ क्या यार? एक दो स्लाइड तो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा हूँ भवानी सर की तरफ।
वो तो मुझसे भी तेज पढ़ाते ना, है। फिर भी उनका पोषक तत्व तो 25-30 दिन में खत्म होता है। कितने दिन पढ़ा तुमने? 15-20 दिन तो पढ़ा होगा यार। इस लेक्चर का टाइम 4:50 से 5:50 है या 5 से 6? सही बताओ। फिर ब्रेक है? अरे झूठे लोग। तो 2:40 से 3:40, 3:40 से 4:40, 4:40 से 5:40। क्या कहना चाहते हो? हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम यार। फिर शरद सर पढ़ाएंगे तुमको? कोई नहीं पढ़ाएगा? हो गई ना पहले। अरे झूठे लोग। थर्ड बेच में अब होगी, सेकंड में हो गई। चलो फिर अब मैं नहीं पढ़ा रहा तुमको तो। है? लिखना है अभी? मेरे को मीटिंग में जाना है रे यार। अभी फोन आया था ना। आज 1 तारीख हो गई क्या? ये लिख लिया? फिर घर जाओ और क्या। ये भी लिखोगे? चलो।